ज्यादा आता है, अदरवाइज सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। अगर आप कुछ और सुनते हैं तो कभी भी इतना प्रोडक्टिविटी नहीं आती है जितना आप बैठ करके लाइव क्लास सुनते हैं, पढ़ते हैं। निरंतर बनाए रखिए अपनी प्रेजेंस, सभी लोगों को देखें, अटेंडेंस जरूरी है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकृति और शरीर में तुलना। ये 5 महाभूतों के सिद्धांत के अंतर्गत आया है। 5 महाभूतों का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। अब ये 4th प्रिंसिपल है हमारा प्राण शक्ति का सिद्धांत, कि हमारे शरीर में एक वाइटलिटी है, एक वाइटल फोर्स है जिसके तहत हम स्वस्थ रहते हैं, जिसको इंडायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं हम अपने शरीर में। इम्यून सिस्टम है, एक प्रतिरक्षा तंत्र है, अगर वो अच्छा है तो हमारे शरीर में जैविक शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वाइटलिटी है, और वो ही हमारी प्राण शक्ति का द्योतक है। प्राण वह जीवनी शक्ति है जो शरीर रूपी यंत्र को इंजन की भांति चलाती है। इसी शक्ति से ही शरीर के भीतरी अंग, हृदय, यकृत, वृक्क आदि अबाध रूप से सतत क्रियाशील रहते हैं। प्राण शक्ति ही शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यकता अनुसार शक्ति देती है तथा इनके कार्यों को संचालित करती रहती है तथा एक दूसरे से समन्वय बनाए रखती है, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रखते हैं। जो चेतना शक्ति या ज्योति इस विशाल ब्रह्मांड में विद्यमान, वही शक्ति इस लघु पिंड शरीर में पाई जाती है। इस शक्ति के द्वारा ही मन तथा इंद्रियां अपना काम करती हैं। प्राण से ही शरीर में उष्णता, कंपन, स्फूर्ति और चेतना आदि प्रकट होते हैं। यही वह शक्ति है जो शरीर के सभी तंत्रों को चलाती है। प्राण शक्ति को संयम, नियम, शुद्ध आहार, मन पर नियंत्रण आदि के द्वारा बलवान बनाया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रकृति के विपरीत आचरण करने लगता है तो प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है। प्राण शक्ति क्षीण होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। शरीर रोगी रहने लगता है। मृत्यु का कारण कोई रोग नहीं होता, बल्कि प्राण को जब शरीर में रहना मंजूर नहीं होता, चाहे शरीर की खराबी के कारण हो या शरीर में प्राण का कार्य पूरा हो जाने के कारण, तब मृत्यु हो जाती है। अतः प्राण शक्ति को सबल, शक्तिदायी बनाने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो हम क्या समझे कि जब हमारी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति क्षीण होती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, और जब हमारी रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाती है, मतलब किसी की भी मृत्यु होना तय है। तो प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति और प्रतिरक्षा तंत्र सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक आहार अपना करके, नेचर के पास, नियर टू नेचर, प्रकृति के सामीप्य पे, समीप जा करके, प्रकृति के नियमों को आत्मसात करके, प्राकृतिक चिकित्सा अपना करके, जो अपनी खराब जीवन शैली है उसको सुचारू रूप से सही तरीके से रख के। अगर कोई व्यक्ति दिन भर बंद कमरे में रहता है या ऐसे घर में रहता है जिसको पता नहीं चलता कि सुबह हुई है कि शाम हुई है, और एक व्यक्ति खेतों में काम करता है, कौन ज्यादा स्वस्थ रहेगा? हाँ सरोज बताएं, म्यूट अनम्यूट करके। खेतों में काम कर रहा है क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में आ रहा है। क्योंकि उसके पैर मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उसको खुशबू मिल रही है। बहुत सारा भी रिसर्च हो चुका है कि मिट्टी में अपने आप ही आपको इम्यूनिटी इनहेंस करने वाली चीजें हैं। वो किसानों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है। प्लस उसको स्वच्छ हवा मिल रही है, वायु मिल रही है, सूर्य किरण चिकित्सा मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, और यहाँ बंद एसी में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में है हम। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हम किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं?
कि हम दिन भर एसी में हैं, फिर यहाँ से निकले, जिस भी तरीके से ऑफिस गए उसमें भी एसी में है, आइदर पोल्यूशन, सब गाड़ियों का कचरा सूंघते हुए पहुंचे, और ऑफिसेस भी ऐसे कॉम्पैक्ट और बंद हैं जहां पर हमें सुबह शाम पता ही नहीं चल रहा, वहां से निकले पुनः और घर आ गए। तो अगर आप फूड को अलग भी रख दे तो भी हमारा जो रहन सहन है वो पूरी तरह अप्राकृतिक है। तो जब हमें वायु ही नहीं मिलेगी, शुद्धता की बात तो छोड़ दीजिए, हम नेचुरल वायु ही नहीं ले रहे, अब जो ले रहे हैं वो कैसी ले रहे हैं उस पर बात आती है। और जब ले रहे हैं तो कितनी ले रहे हैं, वो भी शॉलो है, दौड़ रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, शॉलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या भाई व्यायाम करना है, टेनिस खेलना है, रैकेट खेलना है, स्विमिंग करनी है, हर में उसके अपने फायदे हैं, पर हर में क्या स्लो डीप ब्रीदिंग है जो हमारे शरीर की आवश्यकता है? गहरी लंबी श्वास नहीं है। तो अगर हम सैर को जा भी रहे हैं, अगर हम फ्रेश एयर ले भी रहे हैं, तो भी एक रूट लेवल पे जो हमें हीलिंग की आवश्यकता है वो मिसिंग है। तो 5 से 10% लोग ही समझ पा रहे हैं कि हमें बाहर स्वच्छ हवा में बैठ के गहरी लंबी सांस लेनी है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं कि भाई नहीं, एक्टिविटी जरूरी है, स्पोर्ट्स जरूरी है। आपका जो सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन का कारण है। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब हम सिर्फ मेंटल वर्क कर रहे हैं। मैं अभी कुछ पढ़ रही थी, फिर बच्चे को पढ़ा रही थी, फिर मैं अभी आपकी क्लास ले रही थी, हार्डली आधा पौन घंटे में मेरा फूड बन जाता है। सो अब उस तरह का काम नहीं है जो काम करके ही हम थक जाएं और हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए, कि बहुत सारा आटा दोनों हाथों से गूंथ रहे हैं, नहीं होता ना। तो ये प्रॉब्लम है और इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो अगर हम व्यक्ति को कहें कि नहीं स्पोर्ट्स तो जरूरी है, स्पोर्ट्स आपको करना पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स भी किस तरीके का हो रहा है, उसमें हमारी शॉलो ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रेथ है, वो हमारी बॉडी को व्यायाम तो दे रहा है, कार्डियक एक्सरसाइज हो रही है, हार्ट हेल्थ अच्छी हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, बट क्या गहरी लंबी सांस जा रही है जो शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु और ऑक्सीजन दे रही है? नहीं दे रही। तो यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और योग जो कि हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए वो हमें पढ़नी पड़ रही है। सोचिए, जो चिकित्सा हमारी जीवन शैली होनी चाहिए वो हमें पढ़ना पड़ रहा है कि हमें कैसा सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अगर एलोपैथी पढ़नी पड़े समझ में आता है, फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसके साइड इफेक्ट है और उसके पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर हमें अपनी ही जीवन पद्धति, भारतीय संस्कृति हमें पढ़नी पड़ जाए तो उससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। उस पर भी आ नहीं रही है, उसमें पास करना पड़ रहा है। चले, इसके बाद आता है, हो गया प्राण शक्ति का सिद्धांत। प्राण शक्ति, प्राण मतलब जो हमारे को जिंदा रख रहा है, और जो चीज हमारे को जिंदा रख रही है वो है जीवनी शक्ति, वाइटैलिटी, वाइटल फोर्स। और वो कहां से आया? नियर टू नेचर रहने से। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे, प्राकृतिक रहन सहन अपनाएंगे, हर चीज एप्रोप्रिएट होगी। ना तो फल खा रहे हैं तो फल ही खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो पानी पी रहे हैं 5 लीटर, धूप में है तो धूप में ही है। तो मतलब धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश का प्रॉपर समायोजन। जब ये सारी तत्व एक तरीके से समुचित मात्रा में शरीर में आते हैं तो वह रोगों का कारण ना बन के रोगों का निदान स्वयं करते हैं। कोई बीमारी नहीं आएगी, और जो भी बीमारियां हैं वो तुरंत आपको पता चलेंगी और तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है। एक ही कारक विकार का सिद्धांत। एक ही कारक विकार मतलब थ्योरी ऑफ वन डिजीज एंड वन ट्रीटमेंट। एक ही बीमारी है, एक ही जड़ है और एक ही उपचार है। सभी रोगों का कारण एक, निवारण एक, ये मेन प्रिंसिपल है। तो सभी रोगों का कारण एक क्या है? हमारे एक शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना। सभी रोगों का निवारण क्या है? उन टॉक्सिन्स का शरीर से चले जाना। अब चले, जहां से कारण से निवारण तक की जो जर्नी है ये हर व्यक्ति पे अलग अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग समय पर जागरूक हुआ होगा और हर व्यक्ति अलग अलग समय पर आपके पास आया होगा। सी होता है ना, कोई जुकाम खांसी में आ जाएगा
कोई बलगम बन जाएगा, कोई एस्मा हो जाएगा, और कोई उसके बाद लंग्स फेलियर होने पे आगे कुछ बचा ही नहीं, वो तब आया। तो उपचार वही कर रहे हैं, पर उपचार की जो रिजल्ट है वो हमारे बदल जाएंगे ना, बदल जाएंगे। और किस उम्र में आया है इस पे बदल जाएंगे। फिर उसके अंदर कितनी जीवनी शक्ति बची है, कितनी जीने की हिम्मत बची है। अब मान लीजिए अगला ही निराश है कि नहीं, हम क्या करेंगे जी के, हमारी किसी को जरूरत नहीं है, कोई उसमें जोश नहीं है, तो आप कितना भर दोगे। तो ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसका माइंडसेट, उसकी पॉजिटिविटी, उसका नेचुरोपैथी के प्रति विश्वास, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि उसके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। अदरवाइज ट्रीटमेंट एक ही है सबका, और डिजीज भी एक ही तरीके से हुई है, पर वो किस डिजीज के किस लेवल पे आपके पास आया है, किस माइंडसेट को रख के आया है, कितनी दवा खा के आया है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है ट्रीटमेंट के साथ। कोई 10 दिन में ठीक हो रहा है, कुछ 6 महीने में ठीक हो रहा है। और ये मैडम यही काम बचा है क्या पूरे दिन? बिल्कुल बचा है। जब खराब किया था तब नहीं सोचा था कि 10 साल के बाद आए हो बीमारी लेकर के। सिंपल बात है, 10 साल के एवज में फेफड़ा पूरा खराब हो गया और हम कहें कि आपको 6 महीने चिकित्सा करनी है, वो चिकित्सा जो आपके बाकी शरीर को भी ठीक कर रही है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है कि अगर एलोपैथी कहेगी कि 6 महीने चिकित्सा करनी है, तो फेफड़े को वो तब भी नहीं ठीक कर पाएगी और उसकी दवाएं बाकी ऑर्गन्स को खराब कर देंगी, डेफिनेटली खराब करेंगी। अगर आपको वो रिपोर्ट में दिखा भी दें तो भी उनकी दवाओं के साइड इफेक्ट अदर बॉडी पार्ट्स पे होंगे और एक ना एक बीमारी बढ़ती जाएगी। पर अगर आप 6 महीने तक लगातार प्राकृतिक चिकित्सा का मैनेजमेंट करते हैं तो सारे अंगों से और भी सुधार होता जाएगा, सारे अंगों से टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे। बस शर्ते विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। और फिर अगर उसको लगता है कि अरे समय नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते, तो दवा खाने का समय तो दवा खाएं, तो उसको स्ट्रेंथ थोड़ी मिलेगी। आप तो कंपनसेट कर रहे हैं, और जहां पे कंपनसेट करेंगे तो कंपनसेट जैसी रिजल्ट आएंगे। एक जगह कंपनसेट हुआ है तो दूसरी जगह प्रॉब्लम दिख रही है, उस जगह बस हाँ ठीक है, चिपी चिपकाने जैसा हो गया। एक ही कारक विकार का सिद्धांत। प्राकृतिक चिकित्सा का दृढ़ विश्वास है कि सारे रोग एक ही कारण है, सारे रोगों का शरीर में विजातीय पदार्थ या मल का संचय हो जाना। ठीक है, टॉक्सिन्स जमा हो गया, वो टॉक्सिन्स किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके के हो सकते हैं। मनुष्य शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने अंदर मल, कचरा, विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का सदैव प्रयत्न करता है। मत ये कचरा कहाँ से आ रहा है, कोई बताएगा कहाँ से आ रहा है ये कचरा? मतलब इतनी कचड़े की बात कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा हो गया, निकालना ही है, कहाँ से आया कचरा? एक, दो, तीन, चार, 5, एटलीस्ट 5 लोग तो दिख रहे हैं, तो वो तो जवाब दीजिए कैसे भी, कोई जवाब दीजिए सोच के। ये जो मैम जो हमारा खान पान हो रहा है, आउटर से एनवायरनमेंट से खा रहे हैं पी रहे हैं, वो सारा हमारे बॉडी में जाता है, या जो भी हम एयर ले रहे हैं अगर वो पॉल्यूटेंट है तो वो भी हमारी बॉडी में जा रही है। ठीक है, फिर वो कचरा बन रही है अंदर, ऐसा ना? आगे टॉक्सिन का काम करती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर मान लीजिए हम बिल्कुल स्वच्छ हवा ले लें, स्वच्छ पानी लें और स्वच्छ सही नियमित दिनचर्या हो हमारी, तब क्या पॉसिबिलिटी है कि विषाक्त तत्व या विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे? मैम लेने का टाइम किस तरह से ले रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। फिर सारी कोई परफेक्ट तो कुछ भी नहीं कर सकता है, फिर भी चांसेस रहते ही हैं। और कोई कुछ बोलेगा ये कचरा कहाँ से आ रहा है? मान लीजिए ये छोड़ दें कि पॉल्यूशन है, हम सही लाइफ स्टाइल पे हैं, तो कचरा आने की संभावना कितनी है? अगर हमने टैप का जो पाइप है घर का, वो मान लीजिए हमने
खराब लगाया है, लो क्वालिटी का, भाई डुप्लीकेट दे दो। हमारी तथा नहीं है 1000 रुपए का पाइप लगाने की, तो वो 50 रुपए का पाइप लगा के चला गया। अब वो पाइप में जंग लग गई कुछ दिनों बाद, समझ गए, या हार्डनिंग हो गई उस पाइप में, अब वो टेढ़ा हो गया और टूट गया, खराब हो गई चीज हमारी। अब इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छा पाइप लगाया, तो क्या वो जीवन पर्यंत हमने खरीद लिया, कभी खराब नहीं होगा? ऐसी कभी कोई चीज देखी है? ऐसी कभी कोई चीज देखी है जो हमने जो सबसे बेस्ट मॉडल था वो खरीदा, मतलब दुकान वाले ने कहा इससे अच्छा तो आता ही नहीं है कुछ, क्या वो हमेशा चला हमारे साथ? चाहे जितना आलीशान घर आप देखें शुरू में, चाहे जितनी अच्छी चीज देखें, कुछ समय बाद या थोड़े ज्यादा समय बाद वो डिके होगी, ये पता है ना? तो उम्र के साथ साथ डिके हो रहा है। तो ये कचरा जब हमारे अंग जो टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने अच्छा खा रहे हैं, ठीक, स्वस्थ वर्धक खा रहे हैं, पर जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जिनकी हमने बात की थी कि शरीर जो गंदगी निकाल रहा है क्योंकि पच रहा है, और पचा तो उसने यूरिनेशन बनाया, डिफिकेशन बनाया, मतलब पॉटी, मल मूत्र, पसीना, ये सब बना ना। तो अब ये शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये पूरी तरह जितना बन रहा है उतना नहीं निकल रहा तो भी तो समस्या है। आप खाइए, तभी कहते हैं कि पौष्टिक खाना इतना जरूरी नहीं है जितना जो खाया है उसको पचाना। अगर हमारा शरीर पचा नहीं रहा है तो वो ज्यादा मुश्किल में है रेदर देन खाया क्या है। और हम सबका प्रॉब्लम ये है कि इस समय पर हम न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, इस पे सारा ध्यान है। अगर 4 व्यक्ति कहीं बैठ जाएं तो वो कहेंगे अरे आप अखरोट नहीं शामिल किया, आपने पिस्ता नहीं खा रहे आप, तो कैसे आपका न्यूट्रिशन पूरा होगा, मैग्नीशियम कैसे मिलेगा, जिंक कैसे मिलेगा? तो जो आप खा रहे हैं उसको आप पचा कितना रहे, और पचाया है, पचा लिया मान लीजिए पूरा, अब उससे जो यूरिन निकल रहा है, जो पॉटी निकल रही है, फीकल मैटर निकल रहा है, जो पसीने के माध्यम से निकल रहा था, उसको क्या किया हमने? अब वो नहीं निकल रहा क्योंकि हमने अब उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं दिया। हम वॉशरूम में गए तो मोबाइल लेके चले गए, सही होता है ना कि बहुत ज्यादा काम है तो मोबाइल वॉशरूम में है। अब ध्यान सेंसेस डिवाइड हो गए हैं तो वो पूरा काम नहीं कर रहे, डिटॉक्स नहीं हो रहा, ठीक। दूसरा, एसी में बैठे हैं तो पसीना आ ही नहीं रहा, एक लंबे समय तक पसीना देखता ही नहीं कोई, पसीना होती क्या भला है। हर किसी को कंफर्ट जोन चाहिए, तो आप खा अच्छा रहे, आप पचा ठीक रहे, अच्छा रहे, पर तीसरे लेवल पे गड़बड़ है कि आप निकाल नहीं पा रहे, आपका शरीर नहीं निकाल पा रहा क्योंकि आप निकालने नहीं दे रहे। समझ पा रहे ना आपको? तो प्रॉब्लम कई जगह है और आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है। हमारे पास कभी कभी बहुत प्रकांड विद्वान पुजारी जी भी आते हैं, फिर कहाँ गड़बड़ी है? तो जब आप योगा प्रेशर में है, आप जजमान तो बने पर उस समय आपका बॉडी पूरी तरह प्रेशर में है किसी और की पूजा कराने में। बॉडी हर वक्त रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड चाहती है, बॉडी की भी, तभी वो काम करती है। अब ये कैसे देना है, कितना देना है, कितना अप्रोप्रिएट काम करना है, ये आपके ऊपर है। अभी कोई न्यूज थी, अभी मैंने टेलीविजन में नहीं देखी, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी थी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड से, बहुत हाई फाई महिला है, वो शायद आ जाएगा न्यूज में, मुझे नाम नहीं आज, जस्ट आपके पहले ही स्क्रॉल किया मैंने, तो वो 23-24 साल की महिला का एंजाइटी अटैक हो गया, यंग लड़की। तो अभी ये बढ़ता जा रहा है। आपको 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद चाहिए, आप उतना ही भागिए जिंदगी की दौड़ में जितना आप भाग पाए। हर किसी का अपना पोटेंशियल है, हर किसी की अपनी वाइटलिटी है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इसको पढ़ देती हूँ। एक ही कारक का सिद्धांत, एक ही कारक विकार का सिद्धांत। कारक मतलब कॉज, एक ही कॉज है, एक ही प्रिंसिपल है उसका, सारी बीमारियों का एक ही प्रिंसिपल है। प्राकृतिक चिकित्सा का दृढ़ विश्वास है कि सारे रोगों का कारण एक ही कारण है, शरीर में विजातीय तत्वों या मल का संचय हो जाना।
मनुष्य शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने अंदर मल, कचरा, विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का सदैव प्रयत्न करता रहता है। शरीर के अंदर की गंदगी को दूर करने के 4 रास्ते हैं। फिर से आया, हर बार आ रहा है, हर जगह आ रहा है। हाँ, तो उसको बिल्कुल समझ लीजिए। फेफड़ों के द्वारा गंदी वायु बाहर निकलती है, त्वचा से पसीने के रूप में गंदगी बाहर निकलती है। इसी प्रकार गुदा के द्वारा भोजन से उत्पन्न मल तथा वृक्क मतलब किडनी के द्वारा मूत्र के माध्यम से अनेक प्रकार का मल बाहर निकलता है। तो अगर किसी को यूरिन मतलब बाथरूम 2 से 2.5 लीटर नहीं हो रही है तो मतलब टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे। अगर किसी को फीकल मैटर प्रॉपर पेट साफ नहीं हो रहा है मतलब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। मान लीजिए ये दोनों हो रहे हैं पर आप पसीना नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत सारा विजातीय द्रव्य अंदर ही है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहा है। आप शॉलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, मतलब आपके फेफड़े पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकाल रहे ही नहीं पा रहे, ना ऑक्सीजन को ले पा रहे। ठीक है, तो ये भी ये एक तरीका है, ये एक एंगल है प्रॉब्लम को देखने का, जो कि एलोपैथी, होम्योपैथी, इतना समय नहीं है किसी के पास आपको ये लाइफस्टाइल समझाने का। वो टिंचर बना के दे देंगे, वो कैप्सूल बना के दे देंगे, तो समय नहीं है। 700 रुपए 1000 रुपए कंसल्टेशन पे भी समय नहीं है, और होम्योपैथी वाला गोलियां देते रहेंगे फिर भी समय नहीं है। आई एग्री कि ठीक होता है, व्यक्ति कहेगा स्पॉन्डिन था, स्पॉन्डिलाइटिस था, हम 3 दिन स्पॉन्डिन पे, अभी ठीक है। कितने दिन, हाउ मेनी डेज? ना तो आपको ये बताया कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ना तो आपको ये बताया कि आपको गहरी नींद लेने की जरूरत है, ना तो आपको ये बताया कि आप बहुत प्रेशर में हैं, एंग्जाइटी में, आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है, अदरवाइज ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, बार बार होता रहेगा। तो आपने किस बात का इलाज किया, किस बात का इलाज किया? तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एग्रीड, थोड़े समय के लिए आपको आराम दे सकते हैं, पर रूट लेवल पे आप सबसे अच्छी जगह पे हैं और सबसे अच्छी बात करने वालों में से। तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए ये चिकित्सा पद्धति पढ़ने में। यदि इन साधारण ढंगों से शरीर के अंदर का विकार नहीं निकल पाता तो असाधारण ढंगों से काम में लाए जाते हैं। शरीर की शक्ति तेजी से दूसरे अंगों से सफाई का कार्य प्रारंभ कर देती है। या तो शरीर के अंदर की गर्मी को जला देती है, या दस्त आने लगते हैं, या ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जिससे शरीर के अंदर की सफाई हो जाती है। अब देखो, बॉडी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर गुड हेल्थ। शरीर ठीक होने के लिए हर पल हर संभव कोशिश करता है, चाहे मानव कितना भी गलत काम कर ले, ये नेचर है। तो मानव गलत काम क्या कर रहा है? एसी में बैठ रहा है और पानी कम पी रहा है, पका हुआ खाना खूब खा रहा है, आसक्ति है लोगों को खाने पे, समझ ही नहीं आता खाना क्यों इतना खाते हैं। अब पूरे दिन क्या हो रहा है? आज शरीर की सफाई नहीं हो पा रही है, तो अब शरीर क्या कर रहा है? आइदर लूज मोशन होने लगे, कुछ नहीं खाया बाहर का फिर भी लूज मोशन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसे ही कहता ना इंसान। वोमिटिंग होने लग गई, जब अति का खा रहे हैं निकल नहीं पा रहा तो शरीर चौथा रास्ता अख्तियार कर रहा है, वोमिट करवा करके ठीक कर रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है तो जला देगा, मतलब लाइक हाई ग्रेड फीवर 103 डिग्री 102 डिग्री, क्या हो रहा है? सब बर्न कर दिया, पसीना निकाल करके, खूब तेज पसीना आएगा, गर्मी लगेगी। तो शरीर तो खुद ही अच्छे अपने काम अपने तरीके से कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर की रक्षा के लिए शरीर के अंदर दोषों का निकालना आवश्यक होता है। अतः रोगों की उत्पत्ति तभी होती है जब शरीर के अंदर की गर्मी ज्वर के रूप में बढ़कर शरीर के अंदर की गंदगी या विजातीय तत्व प्राकृतिक ढंग से बाहर ही निकल पाते हैं। इस अर्थ में रोग विकारों को बाहर निकालने का साधन है। विकारों की किस्म पर रोगों की उत्पत्ति निर्भर करती है। क्लियर है? एकदम क्लियर? देखो, आज मैंने 3:30 बजे खाना खाया। अब मुझे ठीक नहीं लग रहा क्योंकि मैं क्लिनिक से आते आते लेट हो गई और सुबह मैं कुछ खाती नहीं हूँ, लिक्विड्स पे रहती हूँ, या फिर मैं व्रत रख लेती या मैं बीच में फल ले जाती, कुछ खास नहीं हो पाया। तो अभी हमने ये ग्रीन जूस बनाया है, यही पी रही हूँ। मैं चाहूं तो पुदीन हरा पी लूं, त्रिफला खा लूं, कर सकती हूँ ना ऐसा,
और ये मेरे सिस्टम को ठीक करेगा, मुझे प्राकृतिक रखने में मदद करेगा, और ये अल्कलाइन इन नेचर है, तो हमारे जो डाइजेशन होगा अच्छा तो फील कराएगा ही, पर ये जो हमारा डाइजेशन करेगा ये हमारे को और बेहतर करेगा, टॉक्सिन्स निकालने में मदद करेगा, और चीजें जो है वो स्टिमुलेशन का काम करेंगी। तो जो प्राकृतिक हो उसकी तरफ जाइए। और प्राकृतिक क्या है? खाना ना खाना, फल पे रह जाना, यही होता है। जब तक खूब तेज भूख नहीं लगेगी नहीं खाएंगे, दिन में एक ही बार खाएंगे, आज क्या दिक्कत हो जाएगी। सो इसको कनेक्ट करेंगे, पर आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे हमारे साथ तो समझेंगे। एक बात थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी तीव्र रोग होते हैं, जितने भी तीव्र रोग होते हैं जैसे जुकाम, बुखार, अतिसार, पेचिस, फोड़ा, फुंसी, ये सभी विजातीय तत्वों को शरीर से निकालने के लिए होते हैं। स्थायी रोगों का कारण इन तीव्र रोगों का दमन किया जाना होता है। तो हमेशा जब जब आपको ये सब में से कुछ हो तो आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि आप पानी को बढ़ा दीजिए, हरे रस को बढ़ाइए, पत्तियां, साग, भाजी ज्यादा शरीर में जाए, नींबू ज्यादा से ज्यादा जाए, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक चीनी, नमक, ये सब बंद कर दिया जाए। अपने आप गंदगी तेजी से बाहर निकलने लगेगी। कुछ देर सूर्य में बैठ जाएं सुबह 8 बजे, जैसे ही आप इन सारी विधियों पे आएंगे, ये विधियां क्या कर रही हैं? टॉक्सिन्स को निकालने में मदद कर रही हैं। और क्या करता है इंसान, आम आदमी क्या करता है? उसी फोड़े पे चिकित्सा करेगा। भाई फोड़ा तो शरीर की जो गंदगी है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? अभी मैं थायराइड का एक वीडियो था, तो थायराइड ठीक करने के लिए जब हमने बात की तो थायराइड के एवज में जो मेनोपॉजल स्टेज है, यूट्रस का प्रॉब्लम है, हमने वहां पर चिकित्सा देने के लिए जो चेहरे की पिगमेंटेशन है उसकी बात की। तो लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगता, नहीं आप कुछ लगाने को बता दीजिए। इतना लगा के तो हमको फोन किया था। तो जब आप लगाएंगे तो जब तक लगाएंगे हल्का कम रहेगा, जाएगा कभी नहीं। जाएगा तब जब आप उसकी स्थिति को समझेंगे कि वो क्यों आया, किस उम्र पे आया, और उस समय और कितने हार्मोन चेंज हो रहे हैं और कौन सा ऑर्गन प्रॉब्लम में है। अगर उस ऑर्गन को प्राकृतिक स्टेट में रहने के लिए आप चीजें अवेलेबल करा दो तो धीरे धीरे ठीक होने की संभावना है। ठीक है, तो कभी भी रिफ्लेक्शन पे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई शक्ल पे अगर झाइयां दिख रही हैं तो झाइयां 45 वर्ष की लेडी को ही क्यों है? 25 साल में तो बहुत कम लोगों को है। 45 से 50 साल की अवस्था में लेडीज को है, तो उस समय पे जो हार्मोन चेंज है वो कहां से निकल रहे हैं और उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उस पे ध्यान जाना चाहिए ना। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा। कहने का मतलब है कि रूट लेवल पे प्रॉब्लम को समझिए कहां पर है और उसमें आप उस व्यक्ति की कितनी मदद कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी सेटअप की जरूरत नहीं है। अब हम जैसे पागलपन है लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का, तो हाथ ही खोला हुआ है, बढ़िया खोल के बैठ जाते हैं कि सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। पर प्राकृतिक चिकित्सा तो यही है जो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप ऐसे ही शरीर को ठीक कर सकते हैं। चले, अभी तक था एक कारण का सिद्धांत, एक ही कॉज है पूरे शरीर में प्रॉब्लम आने का। फिर चाहे वो फोड़ा फुंसी हो, चाहे लूज मोशन हो, चाहे दर्द हो, चाहे गठिया हो, चाहे बुखार हो, कुछ भी हो, शरीर में गंदगी इकट्ठा है। अब एक उपचार का सिद्धांत क्या है ना? थ्योरी ऑफ वन ट्रीटमेंट। थ्योरी ऑफ वन ट्रीटमेंट, उपचार मतलब ट्रीटमेंट। जब शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है वही मानव शरीर की प्राकृतिक स्थिति होती है। प्रत्येक जीवित अवयव में जीवनी शक्ति होती है जो सदैव संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। शरीर में स्वयं चिकित्सात्मक शक्ति होती है। जैसे ही कोई ऐसी दशा उत्पन्न होती है जो शरीर के लिए अस्वस्थकारी है, तो यह आंतरिक शक्ति स्वतः पूर्ण स्वास्थ्य का प्रयास प्रारंभ कर देती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि इस जीवनी शक्ति को प्राकृतिक ढंगों के आधार पर बढ़ाया जाए।
रक्त को शुद्ध किया जाए, विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जाए तथा मल निकालने वाले अंगों को सबल बनाया जाए। ठीक है, हम कुछ कर नहीं रहे, प्रकृति तो खुद ही कर रही है अपना काम, पर जब वो कर रही है तो हम उसकी मदद करें। हम समझें कि ये प्राकृतिक बात है, कि व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, प्राकृतिक बात है, व्यक्ति को बुखार आ रहा है, ये प्राकृतिक बात है, व्यक्ति को वोमिटिंग हो रही है, ये प्राकृतिक बात है, शरीर खुद ब खुद काम कर रहा है, गंदगी निकालने की कोशिश कर रहा है, हम उसमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं? हम कुंजल करा दें सुबह सुबह और तेजी से निकल जाएगा, हम एनिमा दे दें और सही से हो जाएगा, हम बुखार पे दवा ना दे करके पट्टियां लगा दें सिर पे, माथे पर, पेट पर, पिंडलियों पे, तो हम बुखार को नेचुरल तरीके से, कि अंदर तो वो फायर है ही है जो बर्न कर रही है, पर बाहर से शरीर को हम मैनेज कर पाए, तो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, दबा थोड़ी रहे उससे व्यक्ति ठीक हो रहा है। तो डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। हम काढ़ा पिला दें जिससे शरीर में जो ये प्राकृतिक हमारे लौंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, तुलसी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, तो ऐसी चीजों को हम शरीर में डालें कि शरीर उल्टा बहुत काम कर रहा है, 104 डिग्री बुखार पे पहुंचा दिया, क्योंकि उस वायरस को हम इस तरीके से मार पाएंगे, इन्फेक्शन को। अब हमने साथ में कुछ एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल चीजें जो हमारे किचन में मौजूद थी, हमने उस काढ़े का सेवन कराना शुरू कर दिया। क्या होगा? सपोर्ट किया ना, बॉडी को सपोर्ट किया। और अगर हम डोलो पैरासिटामोल देते हैं तो सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये ज्ञान है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसमें कितनी क्षमता है, कितनी दर्द सहने की क्षमता है और कितनी प्राकृतिक तरीके से शरीर को रखने की क्षमता है। उसके आधार पे आप डिजाइन करते हैं कि आपको कितनी दवा की आवश्यकता है और कितनी प्राकृतिक चिकित्सा की। अतः प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि चाहे कोई रोग हो अथवा अस्वस्थता हो, उसे प्राकृतिक तरीके से ही बाहर निकाला जाए, शरीर के सभी तंत्रों को सबल बनाया जाए जिससे वे अपना कार्य करने में सक्षम हो सके। प्राकृतिक चिकित्सा में चूंकि यह विश्वास किया जाता है कि रोग के अनेकानेक आकार प्रकार होते हुए भी वास्तव में रोग एक ही है, शरीर के अंदर का विकार, अतः चिकित्सा भी एक ही है। विकार का या विजातीय पदार्थ को बाहर निकालने देने का सही ढंग, उदाहरण के लिए यदि सिर दर्द, तो चिकित्सा केवल सिर की नहीं बल्कि सारे शरीर की जाएगी, क्योंकि सिर दर्द का वास्तविक कारण क्या क्या हो सकता है? पेट की खराबी, और पेट की खराबी से खून की खराबी, और खून की खराबी से स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम का ठीक हालत में ना होना। अतः यदि केवल सिर दर्द का उपचार किया जाए तो रोग नहीं जाता। अतः सभी रोगों का एक ही उपचार है, सही ढंग से शरीर के अंदर विजातीय तत्वों, दूषित पदार्थों, मल आदि को बाहर निकालना। बहुत बार हमने अपने 22 सालों के प्राकृतिक चिकित्सा कैरियर में देखा कि व्यक्ति आया और उसने माइग्रेन भी अपनी प्रॉब्लम्स में लिखवाया। माइग्रेन होता है, सर दर्द होता है, पर क्योंकि वो एस्थमा के लिए आया या गाउट गठिया के लिए आया या आर्थराइटिस के लिए आया, हमने इलाज वो ही किया, या कब्ज के लिए आया या गैस के लिए आया। पर 10 दिन बाद जब हमने उसका फीडबैक लिया तो वो बोलता है कि सर दर्द तो हुआ नहीं इतने दिनों। तो मतलब कारण तो ये था, यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर नहीं जमा था, जमा शरीर में था, पर स्नायु संस्थान कमजोर होने की वजह से हमारा शरीर रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें पता चल रहा था कि वो कमजोर हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है, क्लियर? 10th, स्वीकृति का सिद्धांत। तो जब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वास्थ्य सेवा, कुछ कुछ पूछ लिया कीजिए भाई, लगे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। यही दिक्कत है हर बड़े उम्र में पढ़ने में और ऑनलाइन करने में। रोज सही टाइम पे ज्वाइन करती है, इसीलिए उसका मन लग रहा है, उसको जिंदगी में कुछ करना है। बाकी लोगों को करना है नहीं करना हमें पता नहीं, मतलब ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं कि अपने लिए पढ़ रहे हैं, परिवार के लिए पढ़ रहे हैं, समाज के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है ना, तो किसके क्या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग समझ आ रहा है। एनीवेज, स्वीकृति का सिद्धांत,
स्वास्थ्य सेवा कार्य में रोगी की स्वीकृति का तात्पर्य उसको मानव के रूप में उसकी एकता, क्षमता तथा योग्यता में विश्वास तथा वे जैसा है उसकी सीमाओं सहित व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना। निम्न प्रकार के व्यवहार से स्वीकृति प्रदर्शित होती है। जैसे ढांढस बांधना, व्यक्ति आया बहुत उदास है, निराश है, अरे ठीक हो जाएंगे, हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। तो हमने ये भी नहीं कहा कि ठीक नहीं हो जाएंगे, हमने ये भी नहीं कहा कि हम पूरी तरह ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह ठीक करना तो ईश्वर के हाथ में, यकीन मानिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद सरप्राइज होती हूँ कि व्यक्ति ठीक हो रहा था पर उसका एक्सीडेंट हो गया या उसके घर में कोई ट्रॉमा हो गया, तो वो चिकित्सा नहीं ले पाता मतलब उसका समय ही नहीं आया है ठीक होने का। चिकित्सा लेता तो ठीक हो जाता। और ढांढस बांधना कि भाई हम आपको 80% तो ठीक कर सकते हैं, वो भी जब आप समय देंगे तब, 1 से 3 महीने में। उस पे भी जब आपकी प्रेजेंस होगी, आपकी इच्छा होगी, आपका समर्पण होगा। पर 80% के बाद 20% हर चीज का मैनेजमेंट किया जाता है। गाड़ी की एक बार तय समय पे सर्विसिंग करा दी, उसके बाद गाड़ी को आप कैसे चला रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, सही समय पर डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं, साफ सफाई करा रहे हैं, ये एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करती है। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, इमोशनल मशीन, जिसमें इमोशंस भी हैं, बस है तो मशीनरी। तो मशीनरी हमारी, हम उसको समय समय पर डिटॉक्स कर रहे हैं कि नहीं, विजातीय द्रव्य को बाहर कर रहे हैं कि नहीं, या हमने बिल्कुल उसको घसीट के काम करवा लिया है रात दिन तो बोल गया है बेचारा, या हमने उसे बिल्कुल ही काम नहीं लिया है, खड़ा कर दिया है। तो गाड़ी को खड़ा कर दीजिए, देख लीजिए क्या हाल होगा। साइकिल को खड़ा कर दीजिए, देख लीजिए क्या हाल होगा। मोटर गाड़ी तो छोड़ ही दीजिए। तो हमारा सिस्टम अपने आप ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, तो हम साइकिल से नहीं, स्कूटर या कार से कंपेयर करेंगे। तो अगर सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। तो समय समय पर अगर हम अपने शरीर को फास्टिंग, उपवास चिकित्सा, एक जस्ट लाइक सर्विसिंग, धूप में बैठना जस्ट लाइक सर्विसिंग कि हम चार्ज करें, ग्रीन जूस पीना जस्ट लाइक सर्विसिंग। जरा सा भी आपको पहले लेवल पे गड़बड़ दिखे तो पता चला अभी इसी लेवल पे हम कहीं पार्टी करने चले जाएं और फिर और खा के आ जाएं, है ना, और कल सुबह फिर बचा हुआ खाना खा लें, हो गया, फिर वो बड़े लेवल पे परेशानी आ गई। तो अगर छोटे लेवल पे तीव्र रोगों को आप नहीं समझेंगे, रोग नहीं मतलब सिम्टम्स बॉडी बता रही है और आप नहीं समझ रहे। आइडियली तो मुझे टहलना चाहिए था 45 मिनट, ये एकदम नॉर्मल था, खाना हजम हो जाता, राइट, क्योंकि लेट खाया, इरेगुलर टाइम पे खाया, फिर तब से बैठे हैं। तो जहां पे आपकी मोबिलिटी होनी चाहिए वो एकदम नेचुरल था, नहीं कर पाए। दूसरा नेचुरल काम क्या है कि हमने ग्रीन जूस पे ऑप्ट किया बजाय चाय पीने के, बजाय कॉफी पीने के। सो ये सब चीजें हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए कि ढांढस बंधाना क्या है। ढांढस बंधाना ये नहीं है कि हर बीमारी में कह दें कि नेचुरोपैथी सब कुछ कर सकती है। हाँ, पहले लेवल पे आएंगे तो बिल्कुल मिरेकल कर सकती है। आप आइए फर्स्ट एड की तरह, जो सर्दी जुकाम बुखार पे कभी कैंसर नहीं होगा आपको, नहीं करता ना इंसान, हम भी नहीं करते नॉर्मल केस में, हम घर में नहीं करवा पाते। स्फूर्ति देना क्या होता है कि आप अच्छी काउंसलिंग कर सके, आप उसे जोश से भर सके। आप खुद ही सिगरेट पी रहे हैं और अगला व्यक्ति रो रहा है, आपने 2 दवाएं लिख दी, ये ले लो भाई, जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ऐसा भी कह दिया। ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा तो नहीं होती है। भले ही ठीक ना कर पाए, भले ही कम ठीक कर पाए, लेकिन तन मन धन से उसके लिए लगे रहते हैं। ठीक है, कल मेरे पास एक लेडी आई 55 साल की, और आज भी आई। हमने नोटिस किया कि उनको सिर्फ प्रॉब्लम है वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, उनको सिर्फ प्रॉब्लम है कि वो बहुत छोटे घर में अपने 2 बच्चों और पति के साथ रह रही हैं, जबकि वो पहले बहुत बड़े घर में ज्वाइंट फैमिली में रहती थी। हमने नोटिस किया कि अगर वो बाहर निकल जाएंगी तो ठीक हो जाएंगी, इसलिए हमने कोई सोशल वर्क
या एनजीओज या चैरिटी के लिए किसी क्लब से जुड़ने के लिए उनको सजेस्ट किया। मैं चाहती तो उनको 10 दिन प्राकृतिक चिकित्सा अच्छे से करके अच्छे पैसे बना सकती थी, नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि वो जो मुझे 5,000 10 दिन के देंगी, अगर वो क्लब ज्वाइन कर लेंगी वहां पर वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, क्योंकि रूट वो है। हमारे 10 दिन की चिकित्सा के बाद वो 10 दिन और अच्छी रह सकती हैं, फिर से वही परेशानी आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ मन में बैठी है और उससे उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, एंजाइटी अटैक हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, समझ रहे हैं? तो आपको प्राकृतिक चिकित्सक को, व्यक्ति को समय देना पड़ेगा और बहुत गंभीरता से प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम उतनी है नहीं जितनी दिख रही है और जितनी बना ली है। जब सोल्यूशन पता है तो लोग उस पर क्यों नहीं जाते भाई? जब सोल्यूशन पता है कि व्यक्ति को 55 साल की औरत को डिप्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको कोई घर में पूछ नहीं रहा, उसने अपना जीवन बनाया नहीं, और जिनके लिए जीवन बनाया था वो सब बिजी है। सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल सी बात, एक कितनी साधारण बात, कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी को समझना चाहिए। इसमें चिकित्सा क्या है? इसमें चिकित्सा नहीं है कोई, लेकिन आपको इस लेवल पे भी काउंसलिंग अच्छी आनी चाहिए। पहले खुद भी चीज को समझना चाहिए। जब आप समझेंगे, मतलब हम क्या कह रहे हैं बार बार, नेचुरोपैथी रूट लेवल पे काम करती है, प्राकृतिक चिकित्सा जड़ पे काम करती है। आपका जड़ क्या है? जड़ फिजिकल बॉडी थी ही नहीं। हम फिजिकल बॉडी की प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करते और हम उससे कोई बात नहीं करते। मुझे नहीं लगता वो बहुत दिन बहुत अच्छा फील करती। वो 10 दिन के बाद फिर से 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन बिता पाती और बीमार होने लगती। ठीक है ना? तो जब जो चीज यहां बैठी है उसको विचारों से ही ठीक करेंगे। विचार आ रहा है सुसाइड का, या डिप्रेशन का, या अकेलेपन का, तो हम विचार ही बदलेंगे और माहौल बदलेंगे और दिशा और दशा बदलेंगे। ठीक? वो भी एक तरह की चिकित्सा है, उसका भी बढ़िया पैसा लिया जा सकता है। हमने भी कंसल्टेशन ली तो उसका भी पैसा लिया जा सकता है, पर थेरेपी जहां पे चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, चिकित्सा नहीं कुछ कर सकती। अब तीसरा तो मैंने खुद ही बता दिया, शिकायत को ठीक प्रकार से सुनना, आधी चिकित्सा वही है। ठीक? आप एलोपैथ डॉक्टर के पास गए, जी मैं घुटना दिखाने आया हूं, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ घुटने का एक्सरे करेगा और बताएगा कि आपका घुटना ट्रांसप्लांट की स्थिति में पहुंच गया। अब इसको या ट्रांसप्लांट करा लीजिए आप, या ये आप जितनी भी सप्लीमेंट्स है इनको लेकर के चला लीजिए। कुछ आगे अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो वो आपको कुछ एक्सरसाइज प्लान दे देंगे। आर्थराइटिस का या गाउट का रूट कहां पर है? कोई बताए? कहां पे जड़ थी? कहां पे बात करनी चाहिए थी? कहां पर बात करनी चाहिए थी? किस चीज, किस अंग को ठीक करने की बात करनी चाहिए थी? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा है। वात रोग है ना, गठिया वात रोग है, गैस होती है ना गैस, वात रोग है, ये सभी को पता होना चाहिए। गठिया वात रोग है, आर्थराइटिस वात रोग है। तो जब आपका वात मतलब गैस बढ़ेगी, वायु विकार होगा, तो आपको गठिया ज्यादा होने की संभावना है। उम्र के साथ साथ डिजेनरेशन होगा, पर पेट उस व्यक्ति का बुरी तरह खराब होगा, और बिना पेट ठीक किए आप घुटना ठीक नहीं कर पाएंगे। सीवियर कॉन्स्टिपेशन का व्यक्ति होगा वो, या गैस्ट्राइटिस का व्यक्ति होगा, तो प्रिमिटिव लेवल पे आप किसी को भी छांट लेना, 10 लोगों से बात कर लो जिनको घुटने में दर्द हो, ठीक, और वो घुटने के लिए अल्ट्रासेट खा रहे होंगे, घुटने के लिए फिजियोथेरेपी करा रहे होंगे, पर वो पेट पे काम नहीं कर रहे होंगे। कुछ दिन घुटना ठीक रहेगा, फिर रुकेगा। तो अगर आपको लंबा चलाना है, रुकेगा तो जीवन ही रुकने वाला है। हम ये नहीं कहते कि हम आपको अमृतत्व दे देंगे, नेचुरोपैथ आपको अमृतत्व दे देगा, लेकिन बेसिक कॉज को जरूर ठीक करेगा और कोई बड़ी बीमारी होने से आपको बचा लेगा। ठीक है? सो शिकायत को ठीक प्रकार से सुनना, तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। आदर एवं सम्मान करना। कोई भी व्यक्ति है, बीमार है, अब आप उस पर हंस दिए, तो हंस देंगे तो कैसे होगा? उसको बहुत गिल्ट फील होगा। हालांकि
बहुत सारे बड़े लोगों ने कहा है कि इवन गांधी जी का ये कोट है कि बीमार होना आपके लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए, पर आज कैसी बात है, परेशान की। भाई हमको भी शुगर निकल आई, इतने मजे से 4 लोग बैठ के बताते हैं कि भाई हमें भी शुगर आजकल तो नॉर्मल है, हम भी शुगर पेशेंट हो गए, हमको भी डॉक्टर ने दवा लिख दी है, हमको भी बीपी है, हमको भी थायराइड है। तो उनको शान की बात है क्योंकि पूरा जनरी ऐसा ही कर रही है, तो हम थोड़ा एक्सक्यूज ले लेते हैं माहौल के साथ साथ। जो व्यक्ति बता रहा है उसका सम्मान करना और उसको अच्छे से सुनना, समझाना कि भाई आप अभी भी जागरूक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं या मैनेजमेंट कर सकते हैं। दवा भी मैनेजमेंट ही कर रही है, पर आप जब इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे सॉरी, तो आपके और ऑर्गन बच जाएंगे, समझ रहे हैं ना। नहीं तो और ऑर्गन जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि आप रूट लेवल पे चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक कर पा रहे। और उसके लिए व्यक्ति को जितना समय देना पड़े, अगर उसको लगता है 3 बार अभ्यास करना है घुटने का, करे। उसको लगता है 2 बार गर्म ठंडी सिकाई पेट की करनी, करवाइए। वही तो है, वही सब कुछ है। और क्या है जीवन में, किटी कर लेंगे, एंटरटेनमेंट कर लेंगे, खाना बनाने में समय बिता देंगे, वो सब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई दूसरा भी आपकी जगह पर कर सकता है, पर आपका अभ्यास आप ही करेंगे। तो इसलिए प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। और उसके लिए अगर हमें उम्र के साथ साथ ज्यादा समय भी देना पड़े तो देना चाहिए, और किसी और व्यक्ति को भी प्रेरित करना चाहिए कि शरीर आपका समय मांग रहा है, तो आप और चीजों को हटा करके उसको समय दीजिए, तभी वो ठीक होगा। गोलियों से समय नहीं खरीद सकते। अदरवाइज क्या होगा, जितना कमा रहे हैं उतना आप 1 ही मिनट में डॉक्टर साहब ले लेंगे, खत्म। तो कमाओ ही कम फिर। मतलब अगर ऐसी स्थिति आ जाए, खूब कमाइए, कमाने की कोई सीमा थोड़ी। जितनी जिसकी बुद्धि हो, जितनी जिसकी किस्मत, तो वो उसको करे, पर उसको चैरिटी भी करे, उसका मैनेजमेंट भी करे और अपना शरीर भी ना खराब करे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है मिल रहा हो कहीं से आप कहें नहीं नहीं भाई, ऐसा मतलब नहीं था मेरा कहने का। फिर 5वां, रुचि प्रदर्शित करना। तो रुचि प्रदर्शित करना मतलब हम सच में आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं, पर जब आप सही राय हमसे मांगना चाहेंगे तब। तो हम आपके लिए हर वक्त हैं, ऐसा आपको उसको विश्वास दिलाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड 6th वन इज जीवन के अनुभवों को जानने की उत्सुकता प्रदर्शित करना आदि। तो आज हमने जिस लेडी को काउंसिल किया उसको अपने जीवन का अनुभव समझाया, है ना। तो हम जैसे रह रहे हैं, हम एक एलोपैथ प्रैक्टिशनर सिगरेट पीता हुआ आपको दवा लिख सकता है, पर एक प्राकृतिक चिकित्सक खुद बीमार होता हुआ जीर्णशीर्ण हालत में बहुत मोटा हो करके चिकित्सा नहीं कर सकता। आपको एक रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा, आपको स्वयं के लिए ऐसा दिखना ही पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही होगा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि कोई प्राकृतिक चिकित्सक आपको मिले तो वो सिर्फ बातें कर रहा हो और अंदर से वो दारू पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, नहीं मिलेगा। अगर मुझे ऐसा बोलना है, ऐसा दिखना है, ऐसा बैठना है, तो हम 1 घंटा सुबह अपने शरीर पे पसीना बहा चुके होते हैं, हम 1 घंटा नियमित योगाभ्यास कर चुके होते हैं। सिखाना नहीं, सिखाना अलग चीज है, सिखाना अलग है, हम सिखाते हैं अलग टाइम पे, पर एक टाइम पे हम सिर्फ करते हैं, अपने लिए करते हैं। ऐसा करके आपको अपने लिए समय बनाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर परेशानियां आ रही हैं तो आपको अपनी चिकित्सा के लिए समय निकालना पड़ेगा। भले ही मैं आपको ये पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, नहीं समय नहीं पढ़ाएंगे आगे से, पर उसके पहले हम अपनी चिकित्सा जरूर करेंगे स्वस्थ होने के लिए। प्राकृतिक चिकित्सक का दृष्टिकोण रोगी के लिए महत्वपूर्ण होता है, अतः उसे निश्चित प्रत्युत्तर करने आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि मैंने देखा है कि जितनी ज्यादा आप बात करते हैं, काउंसिल करते हैं, उतना आप पहुंच पाते हैं। एक 72 इयर्स के अंकल जी हमारे पास आते हैं, उनको एंकल में पेन है, पेन ठीक नहीं कर पा रहे हम इतनी चिकित्सा के बाद भी, अब वो निराश हो रहे हैं।
फिर वो हमको बताते हैं कि बेटा मेरी कमजोरी मिठाई है, मैं 3-4 मिठाई खा लेता हूँ। कहाँ से आती है भाई, हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं तो कुछ तो लोग दे जाते हैं, नहीं तो मैं खुद ही परंपरा से फोन करके मंगा लेता हूँ। क्यों मंगाते हैं, मैं हमेशा से खाता आया हूँ। अरे भाई हमेशा से आप 72 साल के नहीं थे ना, हमेशा से 72 साल वाली मशीनरी नहीं थी, तो 72 साल में अब वो बॉडी के लिए पॉइजन का काम कर रहे हैं, और जो इतना सारा खाया वो इकट्ठा अलग है। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा काम ही नहीं कर रही। तो 2 काला जाम तो हर दिन हम नहीं खाते, और 2 काला जाम आप हर दिन डेली खा रहे हैं, कैसे ठीक कर पाएंगे हम? क्या करेगी प्राकृतिक चिकित्सा? नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए बड़ी बारीकी से हमने उनको होमवर्क दिया है, ट्रीटमेंट तो हम बाद में करेंगे, कि आप सुबह उठने से लेके एक एक चीज मुझे लिख करके पतली कॉपी में बच्चों की तरह आप मुझे लिख करके दिखाएंगे, मैं उसके बाद आपसे बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बदलना ही नहीं चाहता, वो जिस चीज से बीमार है उसको नहीं हटाना चाहता, उसके एवज में वो दवा खा लेगा और काम कर लेगा। पर जिस प्रॉब्लम से वो बीमार है वो प्रॉब्लम उसको अपनी आदत लगती है, नहीं ये मेरी बहुत अजीज चीज है, हम इसको कैसे जाने देंगे। पर अजीज है, आज तक नहीं पता था तो आपने उसको पाल रखा था। अब हम कह रहे हैं ना वो सांप है, आपको डस लेगा किसी दिन, या डस रहा है, धीरे धीरे खून पी रहा है, उसको हटा दीजिए, तो भी आप ना हटाएं, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, सो ये हम समझाना चाहते थे। एक और 7th पॉइंट पढ़ के इसको फिनिश करते। साधनों का उपयोग का सिद्धांत। रोगी की अनेक आवश्यकताएं होती हैं तथा रोग से भी संबंधित बहुत ऐसी जानकारी होती है जिसके विषय में प्राकृतिक चिकित्सक अनभिज्ञ होते हैं, अतः उसे बाह्य साधनों एवं स्रोतों की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे निदान के संबंध में किसी से परामर्श लेना हो अथवा अन्य कोई सहायता की आवश्यकता रोगी की हो। प्राकृतिक चिकित्सक को चाहिए वह खुले मस्तिष्क से रोगी के साथ कार्य करे। हाँ, तो साधनों का उपयोग, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में आपके पास आया है कि आपको उसकी डायग्नोसिस रिपोर्ट करवाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, तो जस्ट टॉक टू योर पैथोलॉजी, मतलब जो उसके पास से जहां से आया है उससे बात करके उसकी स्थिति समझिए, या उसको एडवाइस कीजिए भाई तुम एलोपैथ डॉक्टर से भी मिल लो, होम्योपैथी स्टार्ट कर लो साथ में, या आयुर्वेदा स्टार्ट कर लो, और आप अपना उपचार साथ में करते रहें। ऐसा कतई ना करें कि आप कोई बिना साधन के आप अकेले बढ़िया काफी हैं। हाँ काफी है, लेकिन वो इतनी जल्दी आपको नहीं सुनेगा समझेगा। तो साधनों का उपयोग का सिद्धांत, अगर आपको लगता है कि और इक्विपमेंट और चीजें उसको हेल्प कर सकती हैं, फिजियोथेरेपी इनिशियल स्टेज में हेल्प कर सकती है, तो 10 दिन फिजियोथेरेपी कराएंगे, उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? तब तक हम उसके आहार को परिवर्तित करेंगे, उसको आराम देने की कोशिश करेंगे। अगर व्यक्ति को बहुत करहा रहा है, आराम नहीं है, तो हम उसको पहले एलोपैथिक मैनेजमेंट पे कुछ दिनों के लिए डालेंगे और फिर कहेंगे कि अब आप धीरे धीरे जब बहुत तकलीफ हो तब वो दवा खाइए और ये चिकित्सा लीजिए। तो वो कभी कभी खुद ही भूल जाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्टिक लेके आते हैं, और कभी कभी उनको सहारा भी देना पड़ता है। 5-6-10 दिन बाद कहेंगे आराम नहीं है मुझे बिल्कुल भी, पर वो छड़ी भूल जाएंगे अंदर ही। सोचिए अभी क्या देखना है उसमें, आराम क्या पूछना है, मत बोलिए। तो हमको तो खुद ही पता है कि आप दरवाजे तक पहुंच करके भूल जा रहे हैं स्टिक, और पहले तो आप स्टिक भी थी, फिर भी हमारा जो थेरेपिस्ट है वो आपको सहारे से अंदर लेकर के आ रहा था, आपका पैर लड़खड़ा रहा था, आप रख नहीं पा रहे थे। तो सबको पीटी उषा तो बना नहीं देगी प्राकृतिक चिकित्सा, लेकिन हाँ आपको और बीमारियों से बचा रही है, आपको सही रास्ता दिखा रही है, भले ही समय लग रहा है। तो आपको इस तरह की काउंसलिंग करनी आनी चाहिए। वो तब आएगी जब आपके अंदर से प्राकृतिक चिकित्सा आएगी। तो पढ़िए, समझिए, बहुत सारा चिकित्सीय रूप में मत जाइए कि आपके पास कोई पेशेंट है और आप उसको ठीक करने में लग जाइए। अभी दिल्ली बहुत दूर है, बट आप बारीक लेवल पे, जैसे मैंने बोला कि ऑर्थराइटिस वात रोग है, आप किसी के भी घुटने में दर्द हो आप उसको पूछो पेट साफ होता है, गैस बनती है, एसिडिटी हो रही है? एक भी व्यक्ति हमको बता दीजिए जिसके सिर घुटने में दर्द हो, नहीं मिलेगा। एक भी कैंसर का व्यक्ति हमको बता दीजिए जो ये कह दे कि हमको गैस नहीं बनती, हमको ऑर्थराइटिस नहीं थी, उसको पहले बड़ा क्रॉनिक रोग रहा होगा। रेयरली ऐसा होता है कि 1% केस में कि कोई मानसिक द्वंद या कोई बहुत डिप्रेस्ड है और वो कैंसर का कारण बन जाए।
समझ रहे हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रिमिटिव लेवल पे तीव्र रोगों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए, यही सबको कहिए, और रूट लेवल पे उसको ठीक कीजिए। आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास, हिस्ट्री। अगेन मैं कहूंगी इस तरह का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सभी लोग। हाँ, मोबाइल से पढ़ना बहुत अच्छा वैसे भी नहीं है, स्क्रीन से बहुत देर रहना और उस पर बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभार गूगल सर्च करना चाहिए, अदरवाइज पेपर को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं। प्लीज अपने आसपास को जो भी कोर्स के लोग हैं उनको प्रेरित कीजिए कि आप पढ़ें, उससे आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।